नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैश फ्लो को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। पैंडेमिक के चलते हुए मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के कैश फ्लो में प्रॉब्लम है और प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि कैश फ्लो को किस तरह से इंप्रूव किया जाए और लीन प्रैक्टिसेस इसमें किस तरह से मददरूप हो सकती है। आइए दोस्तों, देखते हैं ये पूरे वीडियो में कि किस तरह से कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो में नेगेटिव कैश फ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है और इसे किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आपको कुछ एक टिप दूंगा और उसमें जो लास्ट टिप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को 100% इंप्रूव कर देगी। तो ये पूरे वीडियो देखते रहिएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपने क्या इंप्लीमेंटेशंस किया है वो हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। तो कैश फ्लो यानी सिंपल कैलकुलेशन से आपका मनी कितना अंदर आता है, पैसे कितने ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं और कितने जाते हैं। अगर आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उससे जा रहे हैं वो पैसे ज्यादा है, यानी इन से आउट अगर ज्यादा है तो उसे नेगेटिव कैश फ्लो कहते हैं। अगर ज्यादा पैसे आते हैं और कम पैसे बाहर जा रहे हैं उसे पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। यानी आपकी इनकम ज्यादा है और आपके खर्चे कम है तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा, और आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है तो इसे नेगेटिव कैश फ्लो कहेंगे। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको समझ में आए इस तरह से कैश फ्लो की डेफिनेशंस को बताया है। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में देखिए बात करते हैं। तो कैश फ्लो में मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे कहाँ रहते हैं, पैसे कहाँ फंसे रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में जो बैलेंस शीट्स पे प्रॉफिट दिखता है वो वैसे प्रॉफिट दिखता नहीं है, प्रॉफिट मिलता नहीं है। मेजॉरिटी क्लाइंट्स मेरे ये हमेशा हमारे साथ डिस्कशंस करते हैं कि जो प्रॉफिट है बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम बहुत काम करते हैं लेकिन प्रॉफिट कहाँ गया वो पता नहीं होता है। तो ये केस में अगर आप देखेंगे तो आपके जो प्रॉफिट है वो 6-7 जगह पे फंसा रहता है। पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक ऐसी कल्प्रिट है कि जहां पे आपके पैसे फंसे रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो इन्वेंट्री है वो आपके वर्किंग कैपिटल को भी खा जाती है, और आपके पास जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी उतना कम आपका प्रॉफिट होगा। ये इन्वेंट्री में से कुछ एक अगर पेरिशेबल इन्वेंट्री निकल गई या नॉन सेलेबल इन्वेंट्री निकल गई तो आपके पास वो लॉस आ जाएगा। आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि आपके पास कितने इन्वेंट्री में पड़े हैं। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पुअर होने की वजह से इन्वेंट्री में फंसे हुए पैसे उनको पता भी नहीं चलते हैं। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट पे इन्वेंट्री दिखती है लेकिन वो देखेंगे तो फिजिकल बुक स्टॉक मैच नहीं होता है या फिर होता ही नहीं है। यानी वहां पे कोई डेटा ही नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। डेटा है वो गलत है, पॉसिबल है। या डेटा है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो आपका यहाँ पे एक्शनेबल्स ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री के पास जाए, आपकी इन्वेंट्री का मुआयना कीजिए, नॉन मूविंग इन्वेंट्री कितनी है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री कितनी है, कितनी इन्वेंट्री का एक एजिंग एनालिसिस आता है। एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट को निकालिए कि आपके पास जो इन्वेंट्री है उसमें से कितनी इन्वेंट्री कितने दिनों से पड़ी है, कोई चीज पेरिशेबल है क्या, शेल्फ लाइफ किसी की खत्म हो गई है क्या, ये देखिए और ये इन्वेंट्री को डिस्कार्ड कीजिए। और आपका प्रोक्योरमेंट है वो हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी न रहे। अगर आपके पास पड़ी रही इन्वेंट्री है तो आप हमेशा लो प्रॉफिट में ही रहेंगे, आप ये याद रखिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है प्रॉफिट का वो है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास हम ऑर्डर लेने जाते हैं तब हमारे पास साइकिल होता है 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। और आमतौर पे सेल्स के लोग किसी भी टर्म्स कंडीशंस पे ऑर्डर लेके आ जाते हैं, जो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल है। ये आपका पुअर सेल्स है और आपकी पुअर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जिसकी वजह से आप कस्टमर की कंडीशंस पे बैठ जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कस्टमर के साथ आपको विन विन सिचुएशंस पे काम करना चाहिए जहां पे उनको भी बेनिफिट हो या और आपको भी बेनिफिट हो। ये किस तरह से बन सकता है वो मैंने वीडियो के अंत में दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप अपने कस्टमर्स के साथ विन विन सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो पूरे वीडियो को जरूर से देखते रहिएगा। आपके पैसे कहाँ हैं, तो पहला तो इन्वेंट्री था, दूसरा है वो कस्टमर के पास पड़े हैं। कस्टमर के पास जो रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं। आप देखेंगे तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जब मैंने सर्वे किया तो मुझे पता चला कि अगर उनका प्रॉफिट 10% है तो 10% में से 9% प्रॉफिट उनके कस्टमर्स के पास रिसीवेबल में हमेशा पड़ा रहता है। यानी उनका तो सिर्फ फाइनेंशियल साइकिल चल रहा है, खाने पीने के खर्चे निकल रहे हैं, बाकी जो प्रॉफिट है वो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं। तीसरी जो चीज है पुअर अर्निंग, यानी आपकी इनकम ही कम है और आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अभी इनकम बढ़ानी है तो क्या करना है वो
आने वाले 2-4 मिनट में हम देखेंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और एक्सपेंसेस है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे रेंट है, ईएमआई है, सैलरीज हैं और न जाने क्या क्या। मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ये भी देखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मटेरियल, मशीन्स, लैंड जिसकी जरूरत नहीं है और वहां पे किए गए हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशंस करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, यानी अगर उनके पास एक मशीनरीज है और थोड़ा सा काम बढ़ गया तो वो दूसरी मशीनरी तुरंत लेते हैं, हालांकि वही मशीन के पास ओवरटाइम करवा के या मशीन को ऑप्टिमाइज करके किस तरह से वही मशीन्स को यूज किया जाए उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लैंड में इन्वेस्टमेंट करना उनको बहुत अच्छा लगता है और इसकी वजह से एसेट लाइट मॉडल नहीं बनता है। जब भी थोड़ा सा सेल्स कम होगा तो लैंड का जो ईएमआई है, रेंट है, वो चालू हो जाएगा और आप इसमें से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि वो आपके फिक्स एक्सपेंसेस में बन जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में मटेरियल, मशीन्स या लैंड जहां पे जरूरत नहीं है वैसे कितने इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, वो है फंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी बिजनेस से फंड निकाल के आप डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं लैंड में या दूसरे कोई प्रोजेक्ट में जहां से पैसे आने की उम्मीद बहुत कम है या बहुत लॉन्ग रन में पेमेंट आएगा। तो जो बिजनेस से आप पेमेंट निकाल रहे हैं वो बिजनेस में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। जो मैंने मेरा एक पहला भी वीडियो था जहां पे मैंने बताया कि 6 रीजन वाई योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, तो वहां पे भी आप देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अगर फंड डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं तो आपके पास पैसे की हमेशा कमी रहेगा और आपका प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, आपका कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्योंकि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने ये करते हुए देखा है कि वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके 6 कल्प्रिट थे, इन्वेंट्री, कस्टमर्स के पास पैसे पड़े रहना, पुअर अर्निंग, मोर एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट इन अ डेड आइटम और एसेट लाइक मॉडल न होने की वजह से या फंड डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका पैसा यहाँ पे फंसा रहता है और आप हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में खेलते रहेंगे। तो ये इंप्रूव कैसे होता है, आइए देखते हैं इसका इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला मॉडल है वो है एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल यानी ये है कि आप अपनी जमीन या आपके लैंड या बिल्डिंग को खरीदने की जगह आप रेंट पे ले लें। तो क्या होगा कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नॉन परफॉर्मिंग लेवल पे है तो आपको सिर्फ रेंट पे करना है या निकल जाना है। आप रेंट कम कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। या आपके पास कोई फिक्स्ड ईएमआई की लायबिलिटीज नहीं आएगी, आपको कभी भी खुद की एसेट नहीं रखनी चाहिए। अगर रेंट पे एसेट है तो रेंटेड एसेट्स को ही यूज कीजिए, कम से कम एसेट को लीजिए। यानी काफी टाइम ये होता है कि वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स बना लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं रहती है। तो उनका जो एक्सपेंसेस है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाती है कि आपकी प्रोडक्ट नॉन सेलेबल हो जाती है या कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप टिक नहीं पाते। तो आप हमेशा एसेट लाइट मॉडल के ऊपर ही काम करें। दूसरा जो की क्वेश्चन है वो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर काम करना चाहिए और आपको हमेशा हैंड टू माउथ वर्क करना चाहिए, यानी आपकी इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोक्योरमेंट लीड टाइम क्या है, आपके पास मिनिमम इन्वेंट्री का स्टॉक कितना रहना चाहिए, नॉन मूविंग इन्वेंट्री है तो आप इसका क्या करेंगे या कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको हमेशा काम करना चाहिए। जस्ट इन टाइम के ऊपर काम कीजिए। अगर आपका कस्टमर आपका अगर सप्लायर 2 पैसे ज्यादा लेके भी आपके पास जस्ट इन टाइम में मटेरियल ले रहा है तो वो इन्वेंट्री आपकी सस्ती ही गिरेगी। आपको बिना जरूरत इन्वेंट्री के ऊपर काम नहीं करना है। जो तीसरा पॉइंट है वो है एसेट यूटिलाइजेशन। आपके पास मशीनरी की एसेट है, आपका मशीन क्या एफिशिएंसी से चल रहा है, आपके पास जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज को आप कितना यूज करते हैं। काफी सारे लोग फार्म हाउस ले लेते हैं लेकिन साल में कभी भी एक बार नहीं जाते, यानी उसका एसेट यूटिलाइजेशन कोई नहीं। काफी सारी जगह पे मशीन ले लिया है लेकिन वो मशीन एक दिखावे के लिए लिया था या एक कस्टमर्स के लिए वो कभी भी ऑर्डर में काम आया था, बाद में वो कभी भी काम नहीं आया। तो ऐसे कितनी बार हो रहा है कि जहां पे आपका एसेट यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। आपके मशीन्स हैं वहां पे डाउन टाइम बहुत आने की वजह से आप दूसरा मशीन लेते हैं लेकिन आप डाउन टाइम कम भी कर सकते थे। तो आप अपनी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करके आपके एसेट यूटिलाइजेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और जो चौथा पॉइंट है इंक्रीज सेल्स। आप सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, सेल्स बढ़ाने के लिए वैसे तो सेल्स में 3 ही चीज आती है, लीड आता है, कन्वर्जन आता है और रेवेन्यू जनरेशन आता है। ये इससे ज्यादा कोई आपका बिजनेस कोई भी हो, आप बर्गर बेच रहे हो, आप कॉफी बेच रहे हो, आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट में हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में हो या मल्टीनेशनल कंपनी में हो, आपका सेल्स इंप्रूवमेंट के लिए 3 ही चीज है, लीड, कन्वर्जन और रेवेन्यू। तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंसेस से आप सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स तो इंक्रीज करती है लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बहुत बढ़ जाते हैं। तो यानी आपका सेल्स इंक्रीज होगा लेकिन एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बहुत बढ़ गए
तो आपका कैश फ्लो तो वापस वो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, जो आपके लिए काम करने वाला नहीं है। तो आपको सेल्स इंक्रीज करना है लेकिन मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ। इसके लिए आपको जो आपके कैंपेन मैनेजमेंट है वो देखना पड़ेगा, आपको बिग डेटा एनालिसिस के साथ काम करना पड़ेगा। आपकी कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, आपकी कौन सी प्रोडक्ट नहीं चल रही है, कौन से रीजन में चल रही है, कौन से कस्टमर्स के पास आप रिपीट सेल्स ले सकते हैं, कहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छा कर सकते हैं, आपका कौन सा सेल्स का बंदा क्या चीज अच्छा कर सकता है, कौन सा सेल्स बंदा वो कन्वर्जन ज्यादा लाएगा, या कौन सी प्रोडक्ट में लीड अच्छी जनरेट कर सकते हैं, कहाँ पे आपको रेट निगोशिएशंस की जरूरत है, वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू वर्क विथ लॉट ऑफ डेटा टू इंक्रीज सेल्स बाय मिनिमम एक्सपेंसेस। अगर आप ये डेटा एनालिसिस के साथ काम करेंगे तो आपका सेल्स जरूर बढ़ेगा और आप मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ आपके कैश फ्लो को पॉजिटिव बना सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो है रिड्यूस एक्सपेंसेस। यानी यहाँ पे आपके खर्चे को थोड़ा सा मुआयना कीजिए, इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं और ये खर्चे को आप कैसे कम कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है कि जो उनके एक्सपेंसेस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। आपकी सैलरी कितनी है, परसेंटेज टू परसेंटेज रेशियोज में देखेंगे तो आपके पास आपकी सैलरी जो निकलती है वो आपके टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज ले जाती है। आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस कीजिए कि वहां पे कितना परसेंट एक्सपेंसेस होना चाहिए, आपके बाकी के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस कितने, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस कितने हैं, पैकिंग या पैकेजिंग के एक्सपेंसेस कितने हैं, वो थोड़ा सा मुआयना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेंसेस कहाँ ज्यादा है और कैसे कम कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आपकी टीम के साथ बैठिए और उनके पास सजेशंस और आइडिया मांगिए और इसे लिखिए, जो बेस्ट सजेशन है उसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। जो छठा पॉइंट है वो है आपकी सेल्स प्राइस बढ़ाइए। यानी अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट है तो फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बढ़ सकता है वो देखिए, कौन से सेगमेंट में जाए तो बढ़ सकता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशंस दीजिए और छोटा सा वैल्यू एडिशंस देके आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा सकते हैं। जैसे वैल्यू एडिशंस क्या है, मान लीजिए सादा डोसा अगर आप बेच रहे हैं तो 50 रुपए में आप सादा डोसा बेच रहे हैं, लेकिन वो अगर चीज डोसा बना देंगे तो वो 75 रुपए में बनेगा और आप इजीली बेच भी पाएंगे, कस्टमर इसको विलिंगली लेगा भी। यानी आपने 5 रुपए की चीज को ऐड करके 25 रुपए ज्यादा कस्टमर के पास आप चार्ज कर सकते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशंस। अगर वैल्यू एडिशंस का अगर फॉर्मूला मांगा जाए तो वैसा है कि परफॉर्मेंस डिवाइड बाय द कॉस्ट। यानी आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए कॉस्ट को वही रखते हुए, या आप कॉस्ट को कम कीजिए परफॉर्मेंस को वही रखते हुए, या परफॉर्मेंस और कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से आप उसका वैल्यू एडिशंस बढ़ा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, आप चेक की जगह आरटीजीएस की जगह चेक दीजिए। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स जब भी आपका सप्लायर्स आपका जब भी पेमेंट मांगेगा तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग आरटीजीएस आप उनको चेक दीजिए और चेक ड्यू डेट के साथ दीजिए। तो यानी सप्लायर्स को पेमेंट मिल रहा है ये पॉसिबिलिटीज भी हो जाएगी। मेक श्योर आपका अकाउंटिंग बहुत अच्छा हो ताकि सप्लायर को टाइम पे पेमेंट मिले, लेकिन चेक दे दीजिए तो शायद आप 5-7 दिन का जो ड्यू डेट वाला जो कार्यक्रम है उसकी वजह से आप उनका थोड़ा सा बाइंग टाइम बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो सकता है। जीएसटी के बिलिंग साइकिल्स को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा मुआयना कीजिएगा। अगर जीएसटी का बिलिंग साइकिल आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो भी आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो सकता है। तो ये 7 मेथड थी आपके कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपके पास 8वीं मेथड है या कोई मेथड यहाँ पे हम डिस्क्राइब करना रह चुका है तो आप जरूर से मुझे कमेंट में लिखिए कि कौन सी मेथड से आप कैश फ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जो आखिरी टिप्स है वहां पे मैं आपके बिजनेस मॉडल को पूरा चेंज करने की बात कर रहा हूं, जो मैंने पहले ही वीडियो में प्रॉमिस किया था, और ये चीज करने के साथ आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मास्टर टिप्स है प्रॉफिट और कैश फ्लो इंप्रूव करने की, एज वेल एज आपके ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने की। एक एंटरप्रेन्योर है जो मैंने यहाँ पे टाइप ए एंटरप्रेन्योर है और टाइप बी एंटरप्रेन्योर है। जो एंटरप्रेन्योर ए है वो हाई प्रॉफिट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बी है वो लो प्रॉफिट के साथ काम कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का 10,000 रुपए ही है। तो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट है वो 20% है, हालांकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट है वो सिर्फ 2% है। अभी देखिए पेमेंट साइकिल जो एक ऑर्गेनाइजेशन का है वो है यहाँ पे 1 दिन में, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वहां का जो प्रॉफिट है वो है आपका 30 दिन में। यानी 30 दिन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 10,000 रुपए के हिसाब से 30 दिन के बाद पेमेंट आएगा। यानी उनका जो कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और उनका जो प्रॉफिट है वो 20% है। जो 20% ऑफ 10,000 के हिसाब से उनका प्रॉफिट आएगा 2,000 रुपए। लेकिन दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख रुपए हो चुकी है। यानी मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर देखूं
30 दिन के बाद तो मुझे करीबन 1.5% का ही रिटर्न मिलेगा। हालांकि सिर्फ 2% के प्रॉफिट के साथ मुझे अगर शाम को पैसे वापस आ जाते हैं तो मेरा 10,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट रहेगा और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30 दिन के बाद मैं करीबन 6,000 रुपए कमाऊंगा, यानी मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30 दिन के बाद 60% है। तो आपको प्रॉफिट के ऊपर काम करना चाहिए कि पेमेंट साइकिल के ऊपर काम करना चाहिए? तो दोस्तों, आप अपना प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कीजिए लेकिन पेमेंट साइकिल को फास्ट कीजिए। अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा बेनिफिट दीजिए कि सर आप मुझे पेमेंट थोड़ा फास्ट कीजिए, मैं आपके प्रॉफिट को मैं अपनी कॉस्टिंग को कम करके दूंगा, और कॉस्टिंग कम करके फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, फिर भी आपका कस्टमर्स आपके साथ काम करेगा और आपका पेमेंट साइकिल इंप्रूव होगा। और अगर ये मेथड से आप काम करेंगे तो आपका जो कैश फ्लो है वही बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी ले सकते हैं और अपने कस्टमर्स के पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइस है वो अनबिटेबल प्राइस होगा। और ये अनबिटेबल प्राइस के बावजूद आपकी कंपनी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा, आपका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। आप ट्राई करके देखिएगा। अगर ये आप इंप्लीमेंट करते हैं और आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कैश फ्लो मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट मिले, और अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए उनके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। धन्यवाद।